एक नज़रियाती सियासत को हम सामने लेकर आएंगे। मेरी कुछ जमातों के साथ गुफ्तगू हो रही है, कुछ के साथ अगले 1-2 हफ्ते में मैंने मुलाकातें तय की हुई हैं। कुछ पुराने साथियों के साथ भी मैं मुलाकात कर रहा हूं जो मेरे साथ 1990 से अब तक पार्लियामेंट के अंदर रह चुके हैं, लेकिन वो कुछ खामोश हैं, कुछ एक्टिव हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो पाकिस्तान के किबले को दुरुस्त करना चाहते हैं, उनके साथ हमने बातचीत शुरू की है। इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक नए खूबसूरत अलायंस का ऐलान करेंगे और उसके बाद फिर हम पब्लिक के अंदर जाएंगे और इंशाअल्लाह हमने नाम भी तजवीज़, जो हमारे साथ जमात के अंदर जो जमातें शामिल होंगी उन्होंने उस अलायंस का नाम भी तजवीज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह नाम बताएंगे आपको जब इकट्ठे बैठेंगे सारे। मैं सिर्फ ये तो इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत भी है पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के बाद, और फिर हम इलेक्शन के करीब जाके और जमातें भी बीच में शामिल होंगी, और जो जमातों के साथ हम साथ मिलाना चाहेंगे या मिलना चाहेंगे हम उनके साथ भी मिलेंगे। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब 21 को आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी एक रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो ये रिपोर्ट्स क्या इशारा दे रही हैं? और दूसरा, तरीक़े साहब को आप इलेक्शन में देख रहे हैं, आपका क्या इस पर सियासी तर्जीह है? इतनी लंबी मैंने गुफ्तगू की, अभी समझ नहीं है। देखे ना, वो ये कह रहे हैं कि 21 तारीख को आ रहे हैं, अगर एक को इधर ले आए तो 12 अक्टूबर बन जाता है, तो 12 अक्टूबर को आपको पता ना क्या हुआ था, तो ये कहीं 21 का 12 ना बन जाए, मुझे इस बात का खतरा है। 21 का 12 बने, 21 का 12 ना बन जाए, तो पता नहीं क्या हुआ था 12 अक्टूबर को, तो इसलिए ज़रा थोड़ा देख के चलना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर आऊँगा, तो हो सकता है हम भी चंद दिनों बाद गारंटी दे रहे हो कि हमारी जमात जो है अगली दफ़ा हुकूमत में आने वाली है इंशाअल्लाह। तो इसलिए वो नाम वगैरह सारे आपके सामने रखेंगे। कल भी हमारी मीटिंग है, उसके अगले हफ्ते मैं खुद जा रहा हूँ, कराची भी जा रहा हूँ और KPK में भी जा रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ऐलान। अच्छा, यहाँ सर ये फरमाइएगा कि आपने जो इसमें से तासुर मिलता है कि मुल्क में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो मुल्क के हालात को दुरुस्त करे। क्या आप समझते हैं कि मुल्क में माशाल्लाह मुल्क के मसाइल का हल है, और अगर सियासतदानों में देखते हैं तो कौन ऐसा सियासतदान है जो मुल्क को सही कर सकते हैं? देखिए, मार्शल लॉ कभी भी हल नहीं होता। मैं इस हक़ में ही नहीं हूँ कि मार्शल लॉ लगे। मैं ये कहता हूँ कि तमाम इदारे मिलकर देखें, दुनिया भर में ये होता है। एक हमारे यहाँ मैंने एक आर्टिकल लिख दिया था 90 में, हमारे वज़ीर आज़म साहब नाराज़ हो गए थे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। मकसद मेरा ये था कि जब भी झगड़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ 90s के अंदर, तो किसी न किसी मसले पर हुआ। कभी न्यूक्लियर के मसले पे हुआ कि बत्ती बंद कर दी थी, पता नहीं किसने जला दी, मोहतरमा ने जाके उतरने के बाद बयान दिया, या उनकी वालदा ने दिया कि हमने तो वो बत्ती ऑफ करने की कोशिश की थी कि फिर किसने जला दी। या न्यूक्लियर के मसले पे हुआ, या कश्मीर के बारे में हुआ, या हिंदुस्तान के बारे में हुआ, या अफ़गानिस्तान के बारे में। ये मामला 3-4 हैं जो पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक पोलिटिकल इशूज़ हैं। इसके अंदर हर किसी का इनपुट होना चाहिए। अमेरिका भी पेंटागन से इनपुट लिए बगैर नहीं चलता, हिंदुस्तान भी रॉ से इनपुट लिए बगैर नहीं चलता। हमारे यहाँ ये है कि क्योंकि इतनी मरतबा मार्शल लॉ लग चुका, तो हमारे इदारे ज़्यादा नुमायाँ हो गए हैं। उनके इनपुट के बगैर ना हमारी फॉरेन पॉलिसी बन सकती है, ना हमारी सिक्योरिटी की पॉलिसी बन सकती है, तो उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पहले सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब इसराइल को मनवाने के लिए इक़दाम कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि मियाँ साहब सऊदी अरब को यकीन दहानी करवाने जा रहे हैं कि मैं इसराइल को तस्लीम करूँगा? दूसरा सवाल यह है कि क्या हर मार्शल लॉ गलत था और हर मार्शल लॉ पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सबब बना, जो आपने कहा? कोई सवाल का जवाब मैं शहबाज शरीफ साहब की तरह बाद में दूँगा, लेकिन जो आपने कहा कि प्रेशर डल रहा है, देखें बहुत से कायदीन जो है ना, वो अपने अपने पापड़ बेल रहे हैं। वो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको भी तसल्लियाँ दे रहे हैं, और हर एक से एक बढ़कर कह रहा है जी कि ये तो काम जो आप करवाना चाहते हो मैं कर दूंगा, मुझे इक़्तिदार में लेकर आओ, मैं बड़ा, मेरा जो है वो इन्फ्लुएंस है। तो इसमें कोई शक नहीं कि UAE ने
इसराइल को तस्लीम किया। सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। वो जहाज़ अब जो आते हैं यूएई उड़कर, तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर से उड़कर आते हैं। हमें इसमें कोई नहीं है। सऊदी भी शायद चाहता होगा कि मैं तस्लीम कर लूँ तो पाकिस्तान भी तस्लीम कर ले। हमारे अपने मामलात हैं, उनके अपने मामलात हैं। हमें अपनी तरजीहात को सामने रखना चाहिए, उन्हें अपनी तरजीहात को। लेकिन ये मैं बात जो अपनी शुरू में कही थी कि ये इश्यूज़ हैं जिस पे इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे आ रहा है, और बहुत से हमारे कायदीन जो हैं वो जाकर तसलियाँ दे रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को कि जी मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, लगेगा कि तहरीक इंसाफ का जो भी रहनुमा गायब होता है वापस आके वो यही कहता है कि 9 मई की सारी प्लानिंग जो है वो ज़मान पार्क में इमरान खान की सरबराही में हुई थी। एक वक्त में आप भी इमरान खान के बड़े करीब रहे थे कि आपने ऐसी कोई प्लानिंग या कोई प्रोग्राम देखा था वहाँ पे बनता हुआ? मेरे ऐसे कोई उनकी किसी कोर कमेटी में मैं नहीं बैठा, उनकी किसी मीटिंग में नहीं बैठा। जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो 1 to 1 हुई है या चंद एक लोग थे। जितनी दफ़ा मैं उनको 5 मार्च के बाद मिला हूँ, मेरी कोशिश यही थी कि जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं इनको जोड़ा जाए, इन इख्तलाफात को जोड़ा जाए। ये मैंने एक मरतबा 1999 में, सितंबर 1999 में, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, 55 मिनट मेरी गिलगित से लेकर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट तक 1 to 1 जहाज़ के अंदर मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ साहब की। मुझे उस वक्त मालूम था कि ये जो दूरियां पैदा हुई हैं ये हमें कहीं गलत रास्ते पे ले जाएंगी। तो मैंने सारा नवाज शरीफ साहब को समझाया था कि खुदा के लिए ये इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। मैंने ये भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि मेरे वालिद जो थे उनको 6 या 7 जर्नलों से उठाकर ऊपर डाला था, तो इससे ज़्यादा कौन हो सकता था, क्या ओब्लाइज्ड हो सकता था। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन था। जब उसने देखा कि 3 शहरों में मार्शल लॉ लग गया है, सिविल वॉर हो रही है, लोग बाहर निकले हुए हैं, गोली चलाने के लिए कहा जा रहा है, 3 ब्रिगेडियर ने रिज़ाइन कर दिया, तो उसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं था, या घर चले जाते या वो करते जो उन्होंने किया। इसी तरह मैंने उनको कहा कि ये इंस्टीट्यूशन है, आपके ताल्लुकात ख़राब है, आप इनको ठीक करें। वो सारा रास्ता मुझे कहते रहे यार तू 10 गेड़ी वजारत लेनी, खुदा की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे। वो कहते ये मैं संभाल लूँगा। मैं कहा आप नहीं संभाल सकते, आप ख़राब कर रहे हैं काम। ये सितंबर 4 या 5 तारीख की बात है। उनके साथ जो मेरी बात हुई वो 1 to 1 हुई थी, लेकिन उस दिन सुबह मुशाहिद हुसैन थे, परवेज़ रशीद साहब थे, मैं था, हम नाश्ते में बैठे हुए थे, तो हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई इस बात। वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेना। इसके सरीना होटल में, सरीना नहीं शंग्रीला होटल में, यानी स्कर्दू में है या गिलगित में, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई जा साहब ने। अब मैं अगली बार 5 मार्च को मैंने ये स्टोरी नवाज शरीफ साहब की इमरान खान को सुनाई जा, जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। 3.5 साल वो वज़ीर आज़म रहे, मैंने उनको मिला, एक दफ़ा भी नहीं मिला। हालांकि इलेक्शन में उन्होंने मेरे ख़िलाफ़, हमने उनका MNA जो है उसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया था, उन्होंने अपने MP उठा लिए थे हमारे ख़िलाफ़, वो इलेक्शन नहीं जीते, उसकी और वजह थी। लेकिन 5 मार्च को जब वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त मैं उनको मिल के मैंने ये नवाज शरीफ वाला किस्सा सुना, और वो हैरान हो रहे थे कि मुझे क्यों बता रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे ये क्यों बता रहे हैं। मैं कहा आप उसी पोजीशन में हो जो उस वक्त वो उस पोजीशन में था। तो मैं कहा आप देख लें कि उसके साथ क्या हुआ था। अच्छा, तो वो भी यही कहते रहे थ्रू आउट। क्या मुक़्तदर हलकों ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि इलेक्शन, हमारी ख्वाहिशात तो है ना, जिस तरह ये ख्वाहिशात भी सारा मामला चलता है ना, जिस तरह वो कहा कि जी मैं गारंटी देता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, ख्वाहिश है ना। चार्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की भी आप बात कर रहे हैं, यूँ महसूस हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आपको भी जनवरी के अंदर इलेक्शन जो है वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखिए, जब पिछली दफ़ा 2 दफ़ा हमने देख लिया, 90 दिन नहीं हुए पूरे। अब ये जो इंटरम गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने तो अपना जो 90s के टेन्योर होते थे हुकूमतों के, वही पूरे कर लिए। फ्री हैंड इनको मिला हुआ है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, प्रोटोकॉल ले जाओ, दुनिया की सैरें करी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। कभी आपने देखा कि इंटरम गवर्नमेंट आई हो और सवाए इलेक्शंस के कोई काम किया उसने? 90s के अंदर जो हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होता था, उसी की इंटरम गवर्नमेंट बना करती थी, फिर भी इलेक्शन साफ शफाफ हो जाते थे। अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में
KPK की इंटरम गवर्नमेंट में इतने घपले थे कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती ना, वो कैबिनेट ही डिज़ोल्व हो, आप अभी तक नहीं बनी दोबारा। जादुल हक साहब, आपने काफ़ी सियासतदानों के साथ काम किया है, उनकी हुकूमतों में भी रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान मुहिब्बे वतन है या नहीं, या उसकी पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? किसी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। किसी सियासतदान को मैं ये नहीं कहूँगा कि मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन कुछ सियासतदानों की ख्वाहिशात जो हैं, उनके अपने तज्ज़िये हैं कि जी हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान से बेहतर हो जाएं, कश्मीर का मसला इशू ना रह जाए, ये उनकी कमज़ोरियाँ हैं। मैं नहीं कहता कि मुहिब्बे वतन नहीं है, उनकी कमज़ोरियाँ हैं। कोई इस्टेबलिशमेंट इंटरनेशनल में मैं जी इसराइल को तस्लीम कर लूँगा या मैं कश्मीर को बैक बर्नर पर डाल दूँगा और मामला ठीक कर दूँगा, मैं हिंदुस्तान को राहदारी दे दूँगा, ये उनकी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, अब ये सोशल मीडिया, आप लोगों की आवाज़ जो अब कम निकलती है, पहले ज़्यादा निकलती थी, उसके ज़रिए। जी जी, अब ये बताइएगा कि एक साबका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इलेक्शन चोरी होता है। अब अभी आप फरमा रहे हैं कि चौथा बार जो वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, आवाम का रद्द-ए-अमल तो कुछ और है, हम देख रहे हैं इलेक्शन और सिलेक्शन, ये बेसिकल जंग इलेक्शन और सिलेक्शन की, आवाम का फैसला कुछ और होता है, सिलेक्शन कहीं और होती है। क्या कहेंगे कि ये इलेक्शन इसी तरह चोरी होके कहीं कुछ सिलेक्शन का हिस्सा तो ये नहीं बन जाएगा? नहीं देखें, मैंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी कि अगर इलेक्शन अवाम की उमंगों के मुताबिक ना हुए तो जो हमारी इस वक्त जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान को फिर बेहतरी की तरफ जाने के बजाय आप उस तरफ चले जाएंगे कि जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी खला है पाकिस्तान के अंदर, और एक ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान की तारीख में जो कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके बाद 65 की जंग हो गई थी, आपको पता होगा। उसके बाद फिर ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ, उसके बाद 77 का मार्शल लॉ लग गया था, उसके बाद 99 में एक और ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया था। तो इस वक्त जो हो रहा है ना, वो हो रहा है ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, यानी ये भी एक ऑपरेशन ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो काम किए जा रहे हैं जो कि ना जमहूरियत के अंदर नज़र आते हैं, ना सियासत के अंदर नज़र आते हैं। और आपने देख लिया कि ग्राउंड टेस्ट जब किया उन्होंने, जब टेस्टर लगाया तो वो ऐसा रिबाउंड हुआ है कि मेरा ख्याल है कि आज तक हमने तारीख में कभी ऐसे नहीं देखा कि लाहौर जैसा शहर जो है वो इस तरह रिएक्ट करेगा। और मैं कल आपकी सवाल का शहबाज शरीफ ने जवाब क्यों नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। अच्छा, मैं देख रहा था, मैं इसकी शक्ल नज़र नहीं आई थी, लेकिन आवाज़ मैंने पहचान ली थी कि बड़ा सख्त सवाल पूछा था। देखिए, बात यह है, चौधरी शुजात के दिल में परवेज़ इलाही के लिए, परवेज़ इलाही के दिल में शुजात के लिए वही मोहब्बत है, लेकिन बच्चों के दिल में नहीं। अब सियासत आ गई है बच्चों की, अब बड़े ये नहीं समझ रहे कि ये बच्चे इस काबिल नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि आइंदा वज़ीर आज़म के लिए 2-3 कैंडिडेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जिनकी मैं बातें सुनता हूँ, मियां नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद, और जरदारी की आनियाँ जानियाँ देखने के बाद, इन तीनों को रिटायर कर देना चाहिए पाकिस्तान की सर्विस, या ये खुद रिटायरमेंट ले लें। एजाज साहब, ये बता दीजिएगा कि आइंदा इलेक्शन में जब भी हो, एक पार्टी मकबूलियत की दावेदार है, बाकी सब कबूलियत की दावेदार है, जीतेगा कौन, मकबूलियत या कबूलियत? हमेशा मकबूलियत ही जीतती है, कबूलियत जो है वो आर्जी तौर पे जीत जाती है, लेकिन वो पायदार नहीं होती।